हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, कक्षा 12वीं की आपकी जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आने वाला है उसके लिए यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले यहाँ पर कुछ पत्र लेखन, ठीक है, निबंध लेखन और साथ ही में आपको अपठित गद्यांश काव्यांश किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं इसका मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपके ये आज आपके, ठीक है, ये आपका 3 नंबर में आता है। ठीक है, निबंध लेखन 4 नंबर में आता है, पत्र लेखन 4 नंबर में आता है। आपके ये पूरे नंबर कंप्लीट कैसे होंगे, इसको कैसे आपको सॉल्व करना होता है, जो अपठित गद्यांश होता है, काव्यांश होता है, ये बताऊंगा। साथ ही जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपठित जो गद्यांश होता है उसको जो सॉल्व करना होता है उसके लिए कुछ टिप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि देखिए निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, मूल अवतरण की बड़ी एकाग्रता से समग्र वचन कर, मतलब समग्र वाचन कर, यानी कि उसको पढ़कर उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कोई गद्यांश दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था ये। ठीक है, आपकी एमपी बोर्ड में। तो देखिए, राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है उस वीर भाव को शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। तो यहाँ पर शौर्य भाव, शौर्य का भाव आपको देखेंगे, शौर्य भाव, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो मूल भाव है वो शौर्य भाव ही है। तो यहाँ पर इसको हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा जो इसका मूल भाव है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, शौर्य भाव है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं शौर्य भाव इसका शीर्षक हो जाएगा। ऐसे ही आपको छांटना पड़ता है और ये आसान होता है, बस आपको इसी में से देख के करने होते हैं। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये करना है आपको कि मूल भाव से शीर्षक ज्ञात होता है। जिसकी मैं बता चुका हूँ आपको, जो मूल भाव होता है वो उससे आपको शीर्षक पता लग जाएगा क्या इसका शीर्षक क्या होने वाला है। ठीक है, उसे अलग से लिख लेंगे हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका आप शीर्षक बताइए। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में सन्निहित हो, उनके अनुसार अपनी भाषा में उत्तर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो इसमें भाषा लिखी हुई है कठिन सी, इसको ही आप आंसर में लिखें। इसे अपनी भाषा में स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं। अपनी भाषा यानी कि जो जो कठिन शब्द है इसमें शब्दावली है उसको थोड़ा सरल करके की। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, अपनी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। मूल अवतरण का 1/3 में सारांश दीजिए। मतलब ऐसे आपका अवतरण काफ़ी बड़ा है तो उसका कम से कम एक हिस्सा, ठीक है, जैसे उसके 4 हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्सा आपको लिखना रहेगा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। सारांश क्या होता है कि जो उसका मूल भाव जिसे उसमें बताया जा रहा है उसका आप अपने हिसाब से लिख देंगे कि हाँ इसमें ये मेन पॉइंट है, और उनको निकाल के आप अपनी भाषा में लिख देंगे। ठीक है, बर्तनी की भूलों से बचने का प्रयास कीजिए। बर्तनी यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कई लोग क्या करते हैं, शब्दों में जो गलत तरीके से लिखते हैं, उन्हें सही से नहीं आता है कि कैसे लिखा जाता है कोई शब्द, तो वो सुधार उसमें करना चाहिए क्योंकि उसके ही नंबर कटते हैं। शीर्षक सरल, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। ठीक है, शीर्षक बहुत ही सरल होना चाहिए जो सब समझ सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं। देखिए ये दिया गया है, ये आपका गद्यांश दिया जाएगा। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आपका आएगा, या तो आपको गद्यांश करना होगा या पद्यांश करना होगा, दोनों में से कोई एक जरूर करना होगा। जैसे कि कई लोग गद्यांश कर लेते हैं अथवा में आपका काव्यांश आ जाता है। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, जैसा कि प्रश्न है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको जो इसका मूल भाव पता चल रहा है कि सौर भाव है तो इसका सौर भाव इस प्रकार से लिख देंगे। अब दूसरा प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, तो इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय भावना में सौर भाव का विशिष्ट स्थान है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक किसी न किसी शौर्य और देश प्रेम का भाव जागृत होता रहा है और शौर्य का भाव आत्म गौरव से परिपूर्ण है। ठीक है, हिंदी कविता के सुदीर्घ इतिहास में इस भाव की प्रतिष्ठा प्रायः सभी युगों में होती रही है। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो अब राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का विशिष्ट स्थान है तो इसमें आप शौर्य भाव लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कभी कभी आपको डायरेक्ट इसमें लाइन ना मिले, लेकिन इसको थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करके आपको लिखना होता है आंसर। ठीक है, तो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें राष्ट्रीय भावना में क्या होना चाहिए, किसका विशिष्ट स्थान होना चाहिए, शौर्य भाव का। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। अब जैसे इसमें आपको कहीं कोई लाइन तो नहीं मिल रही है, लेकिन आपको पता है कि इसका मूल भाव शौर्य भाव है तो इसका ही विशिष्ट स्थान होना चाहिए, ऐसे आप थोड़ा प्रोडिक्शन करके लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला, देखिए सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए। जैसे सुदीर्घ होता है, सुदीर्घ इतिहास, तो आप इतिहास से सोचेंगे कि सुदीर्घ मतलब क्या हो सकता है। दीर्घ मतलब होता है बहुत बड़ा,
सुदीर्घ और मतलब विस्तृत, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अति विस्तृत अथवा बहुत अधिक लंबा होता है। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं, ये कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपसे बन जाता है। ठीक है, थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करने रहते हैं ये गद्यांश। काव्यांश की हम बात करें तो काव्यांश भी उसी तरीके से है। काव्यांश को क्या करना रहता है, इसमें आपको कविता के रूप में जो काव्यांश दिया जाता है, काव्य का अंश, इसको आपको देखिए, इसमें जो पॉइंट है इनको आप पढ़ लेना। जैसे कि इसमें ये आपका 2022 की परीक्षा में आया था, आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, और सब पूछ रहे हैं दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक आप देख सकते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, ये इसका मेन पॉइंट है, तो इसको आप शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जो कविताएं लिखी जाती हैं उसका शीर्षक जो मेन पॉइंट होता है उसी को देते हैं वो। तो जिसमें मेन पॉइंट क्या है, वीरों का कैसा हो बसंत, तो इसलिए इसका शीर्षक ही हो जाएगा। ऐसे ही आपको उसमें देखना पड़ेगा जो गद्यांश जो काव्यांश आपको दिया जाता है उसमें। ठीक है, अब इसमें पूछे उदधि का अर्थ लिखिए। उदधि मतलब क्या होता है, उदधि मतलब होता है समुद्र या सागर। ठीक है, तो इसी में से आपको कोई ऐसे शब्द देंगे जिसमें से आपको, और इसकी जो प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न बैंक में कई सारे ये काव्यांश गद्यांश दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस उनसे कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जो बोर्ड परीक्षा में पहले पूछे गए हैं वो रिपीट हो जाते हैं। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है, अब रस देखिए, वीरों का वीर आ रहा है यहाँ पर, वीर वीर रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्साह स्थायी भाव है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, तो यहाँ पर उत्साह आ रहा है इसको पढ़ के, तो यहाँ पर वीर रस होता है, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके पत्र लेखन। अब पत्र लेखन दो प्रकार से पूछा जाता है, एक होता है अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक। ठीक है, पहला होता है, एक अनौपचारिक हो जाएगा, एक हो जाएगा औपचारिक। और अनौपचारिक औपचारिक आप समझते होंगे। ठीक है, अनौपचारिक मतलब क्या होता है और औपचारिक मतलब क्या होता है। औपचारिक जो वो होते हैं जैसे किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखे जाते हैं जो हमारी फैमिली मेम्बर ना हो या कोई मित्र वगैरह ना हो। ठीक है, उनको हम लिखते हैं, जैसे कि कलेक्टर को लिख रहे हैं, ठीक है, निगमायुक्त को लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से। तो जो अनौपचारिक पत्र हैं वो तो हम अभी देखेंगे ही, उसके पहले हम औपचारिक पत्र देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर में पूछा जाता है औपचारिक अनौपचारिक, यानी कि कोई एक आपको करना रहेगा, या तो औपचारिक लिख कर आइए या अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक हम देख लेते हैं पहले, औपचारिक पत्र। ठीक है, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, औपचारिक पत्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2022 की परीक्षा में पूछा भी गया है ये। जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उनसे पत्र लेखन आता ही नहीं, मतलब लिखते ही नहीं बनता सही से, कैसे लिखा जाता है। ध्यान रखिए जो फॉर्मेट इसमें है वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे निगम आयुक्त को लिख रहे हैं तो उनके लिए हम प्रति उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रति या सेवा में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रति ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो प्रति, फिर जिसको लिख रहे हैं उनका पद का नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे निगमायुक्त हैं तो निगमायुक्त आपको लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद जबलपुर नगर निगम, जो भी नगर निगम या जो भी जगह का नाम आपको बताए वो यहाँ पर उसके नीचे लिख देना है, नगर निगम जबलपुर। ठीक है, अब आती है बारी विषय लिखने की। कई लोग इस प्रकार से नहीं लिखते हैं जिससे उनका नंबर जो है कट जाता है, इसलिए आपको इसी प्रकार से लिखना है, फॉर्मेट यही रहना चाहिए। दिनांक आप यहाँ पर साइड में डाल सकते हैं या इसी के ऊपर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विषय देखिए, विषय में क्या लिखना होता है, यहाँ पर देखिए विषय आपको पेपर में ही मिल जाएगा क्वेश्चन में, नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र, इतना आप इसको उतार के डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कि नगर में जल की नियमित आपूर्ति के संबंध में, यहाँ पर जो भी आप चाहें। ठीक है, जो पेपर में आएगा उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर विषय लिखना जरूरी होता है। हर चीज़ का नंबर होता है, 4 नंबर पूरे डिवाइडेड रहते हैं, 1 नंबर इसका मान लो, 1 नंबर इसका मान लो, 2 इसका मान लो, 1 आपका जो नीचे आप नाम वाम लिखते हैं उसका मान लो। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर डिवाइडेड रहते हैं, पूरा एक एक चीज़ का नंबर। जैसे किसी से कभी पत्र लेखन ना आ रहा हो तो वो क्या करे, इसको लिख दे, विषय को उसी में से देख कर लिख दे यहाँ से, और ये भी इसी में दिया रहता है किसको लिखना है ये सब। तो ये आपसे 2 नंबर तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। कई लोग छोड़ के आ जाएंगे तो उनको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका तो केवल 2 नंबर मिलता है जो आप नहीं बनता है आपसे। ठीक है, तो आप लोग ये लिखते हैं, ये लिख दें, और हो सके तो नीचे का भी लिखते हैं, हो सकता है आपको 3 नंबर मिल जाए, लेकिन 2 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये तो इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा,
और 20 में भी कुछ भी लिख दो फिर भी मिल जाता है नंबर, एक नंबर, एक तो मिल ही जाएगा 2 में से, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो मेन बॉडी है इसमें क्या लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर इसमें मिलते हैं आपको। देखिए इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो लिखना है महोदय, ठीक है, जिनसे आप ये पत्र जिनके लिए लिख रहे हैं उनके लिए महोदय। फिर आपको अपनी समस्या बतानी है, यानी जो भी आपकी पत्र में पूछा गया है वो आपको लिखना है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में जल प्रदाय की स्थिति अत्यंत शोचनीय है, ठीक है। वार्ड संख्या 9 के संपूर्ण क्षेत्र में गत 3 दिनों से जल आपूर्ति नहीं हो रही है। क्षेत्रीय नागरिक जल की कमी से आकुल व्याकुल हैं। जब शीतकाल में ही जल आपूर्ति इस प्रकार की अव्यवस्था है, ठीक है, जल आपूर्ति की इस प्रकार की अव्यवस्था है, तो ग्रीष्म काल में जल आपूर्ति की क्या स्थिति होगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया, अपनी समस्या बता दी। उसके बाद देखिए आशा ही नहीं अपितु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जल आपूर्ति की नियमित व्यवस्था करके अनुग्रहित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद धन्यवाद ये आप लिख देंगे और उसके बाद प्रार्थी लिख के और वार्ड संख्या जो भी है पेपर में यदि दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है आपका औपचारिक पत्र, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इनको भी कर लेना। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र कक्षा 10वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में पढ़ा होगा आपने, 11वीं भी पढ़ा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाउड स्पीकर का जो होता है, ठीक है, लाउड स्पीकर का आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, तो इसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, लाउड स्पीकर के लिए जो लिख रहे थे जिलाधीश को लिख रहे हैं तो जिलाधीश यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिला आपको जो दिया है पेपर में, यार नहीं दिया तो कुछ अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दिनांक यहीं पे लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका भी इस प्रकार से देख लीजिए विषय, और ये सब आपने कई बार किया होगा तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद देखिए अगला है जो मोहल्ले की सफाई वाला, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। गंदगी व्याप्त है, इससे बीमारी फैल रही है, तो इसके लिए सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। मैंने समझा दिया है आपको पहले, इसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे आप, जरूरी नहीं है कि यही भाषा आप रट के जाएँ पूरा, आप अपनी भाषा, ठीक है। अपनी भाषा कैसे, जैसे कि मैं इस नगर का यहाँ का रहवासी हूँ और मेरे यहाँ काफ़ी दिनों से, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई महीनों से जो सड़कें हैं, ठीक है, और जो गलियां हैं उनकी सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से इन नालियाँ कई बंद पड़ी हैं, और इन नालियों के बंद होने की वजह से यहाँ पर पानी सड़कों पर उतर आता है नालियों का। और जैसे भी आप लिख सकते हैं, और ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं ही इतने समझदार हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये बहुत पूछा जाता है, आपकी अंक सूची खो गई है तो इसके लिए आवेदन पत्र, तो इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप कर लेना, कभी कभी ये आ जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, नाम, परीक्षा पिता का नाम, परीक्षा, परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक, पूरा पता, और ये सब संलग्न वगैरह ये सब लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हम अनौपचारिक पत्र देखते हैं। औपचारिक पत्र हमने देख लिए, अब अनौपचारिक देख लेते हैं। अनौपचारिक जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि को आदान प्रदान हेतु हम लिखते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे पिताजी को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के संबंध में जानकारी दी हो। अब इसमें लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसमें आप एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डाला जाता है, इसमें डाल सकते हैं, दिनांक भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कई लोग पूजनीय गलत लिखते हैं, पूजनीय शब्द ये सही है, कई लोग लिख देंगे इसको पूजनीय, ठीक है, ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है, ऐसा नहीं लिखना होता है। आप बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखेंगे, बर्तनी में बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं पत्र लेखन में 4 में 4, नहीं तो आपका नंबर कटता है। और कई लोग बोलते हैं मेरा नंबर कैसे कट गया, वो ऐसा ही कटते हैं, क्योंकि आप लोग उसमें क्या करते हैं ना कि जो दिया जाता है उसमें शब्दों में आप कुछ गलती कर देते हैं और वो एग्जामिनर की पकड़ में आ गया तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान के रखिए, मतलब ध्यान में रखिए, फिर अच्छे से लिखिए। जैसे पूजनीय पिताजी, फिर सादा चरण स्पर्श, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका पत्र प्राप्त हुआ, और जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी को रटना है पूरा, ठीक है। बस ध्यान रखना कि किस बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका, और यहाँ पर पुत्र और अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर जो कोई भी नहीं चाहे तो कोई भी आवास लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु 2022 की परीक्षा में आया था, ये बोर्ड परीक्षा में, इसको भी देख लीजिए। जन्मदिन के अवसर पर पत्र लिखना है, तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिए इनको एक बार। और मुझे नहीं लगता कि ये आपको ज़्यादा कठिन लग रहे होंगे, क्योंकि ये तो आप पहले से भी पढ़ते रहे हैं, 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। हाई स्कूल परीक्षा के लिए
वाद विवाद वाला भी कर लेना। ये सब आपके कुछ पत्र लेखन है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम निबंध लेखन का बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ आपको। देखिए निबंध लेखन में क्या करना होता है। निबंध लेखन में सबसे पहले तो आपको जो भी निबंध लिख रहे हैं उसकी रूपरेखा अच्छे से लिख दो, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये से आपने ये अपने रूपरेखा बना दी। रूपरेखा लिखना है आपको, कॉपी में लिखना है। उसके बाद एक एक हेडिंग का आप वर्णन कर दो, ठीक है, ऐसे वर्णन कर दो। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर निबंध लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसमें कोटेशन कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे कोटेशन यूज करने से बड़ा अट्रैक्टिव जो है आपका निबंध लगने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है, वातावरण इतना दूषित या प्रदूषित हो गया है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ। जैसे कि रूपरेखा में लिख दिया, सभी हेडिंग्स लिख दी। अब एक एक का हम वर्णन करेंगे। जैसे कि पहले प्रस्तावना देखेंगे, तो प्रस्तावना में हम क्या बता सकते हैं, अर्थ बता सकते हैं इसका। और प्रदूषण का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, या फिर वैसे नोट करने का टाइम तो है नहीं आपके पास, बस इसको अच्छे से रीड कर लेना एक बार, और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हेडिंग्स को बस ध्यान रखना कि हेडिंग्स ये रहेंगी, और हेडिंग्स याद करने का फ़ायदा ये है कि आपको लिखने में वहाँ पर जल्दी आसानी होगी। और उसके बाद उपसंहार लिख के यहाँ पर नीचे एक और कोटेशन आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। यदि कोई और भी आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है। अगला देखिए, विद्यार्थी जीवन और खेल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और निबंध का तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो आपने, यानी कि वो विज्ञान वाला निबंध, वो तो बहुत पूछा जाता है, तो उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये जो है इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने बता दी है। बाकी वो तो आपसे बनता ही होगा निबंध, विज्ञान के चमत्कार वाला, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये सभी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। निबंध यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लाइव का जो मैंने बोला था कि लाइव करेंगे, तो वो लाइव में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। मेरे जो लैपटॉप है वो काफ़ी हैंग कर रहा है आजकल, तो उसको मैं थोड़ा ठीक कराऊंगा, उसके बाद ही हम लाइव करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। जो आगे हो सकता है तो मैं लाइव करूँगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।